बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर क्या है, किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर में हम होम्योस्टेसिस के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस क्या है, इसकी कौन सी इकसाम है? इंसानों की बात की जाए और पौधों की बात की जाए, ये अमल इंसानों और पौधों में कैसे वाक़या होता है? हमारे जिस्म में कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो इस काम में मदद देता है? उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है? ये वो मौज़ूआत हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट है होम्योस्टेसिस के हवाले से, वो है क्या। होम्योस्टेसिस क्या है? ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये एक इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है बताने के लिए किसी भी जानदार जिस्म की इस सलाहियत को कि वो इस काबिल होता है अपने बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बावजूद जिस्म के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन की फ्लक्चुएशन के होते हुए भी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है, इक्विलिब्रियम की हालत में बरकरार रखता है। बाहर माहौल में जितनी भी तब्दीलियां आती रहें, जानदारों के जिस्म के अंदर ये सलाहियत होती है, वो इंटरनल कंडीशंस को यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है, आप यूं कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन despite changes in external environment। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? मेंटेनेंस यानी बरकरार रखना, इंटरनल कंडीशंस अंदरूनी कंडीशंस का, जिस्म के अंदर मौजूद कंडीशंस का, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस हकीकत के बावजूद कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मुसलसल चेंजेस आ रही हों, इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। यहां पे आप ऐड कर सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी अंदरूनी हालात का मुस्तकिल तौर पर यकसा हैसियत में बरकरार रहना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना, बावजूद इसके कि बैरूनी माहौल में मुसलसल तब्दीलियां आ रही हों, ये सलाहियत होम्योस्टेसिस कहलाती है। सादा अल्फाज में आप यूं समझ सकते हैं, अल्लाह ताला ने जितने जानदार पैदा किए हैं उनके जिस्म के अंदर कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें वो मेंटेन करते हैं, बाहर आने वाली तब्दीलियों को रिस्पॉन्ड करते हैं, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं उनका मुकाबला करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन का अमल होता है, और वो इंटरनल कंडीशन को, बॉडी के टेम्परेचर को, वाटर की अमाउंट को, लिक्विड की अमाउंट को और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस की फर्दर डिटेल्स क्या हैं, इसकी कौन कौन सी इकसाम है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए टाइप्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन, देन थर्मोरेगुलेशन, एंड एक्सक्रीशन।
ये 3 मुख्तलिफ इकसाम है होम्योस्टेसिस की। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है, इन सब की तफसीलात हम यहां पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोरेगुलेशन से आगाज करते हैं। नंबर 1, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एट इक्विलिब्रियम। जिस्म के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, अगर इंसानों की बात की जाए, इंसानों के अंदर ब्लड भी मौजूद है, इंसानों के अंदर लिम्फ भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है। ये स्टूडेंट्स, इनकी अमाउंट को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना ये ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। पानी और पानी में हलशुदा मादों को जिस्म में एक जैसी हैसियत में बरकरार रखना, यकसा हैसियत में बरकरार रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें, स्वेटिंग। डियर स्टूडेंट्स, हमें पसीना आता है और पसीने के आने की वजह से हमारे जिस्म में पानी और नमकियात की मिकदार को रेगुलेट किया जाता है, बरकरार रखा जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिटेन किया जाता है। इसी तरह जब हमारे जिस्म में पानी ज्यादा हो जाता है, यूरिनेशन होती है, यूरिन के जरिए से हम जिस्म से पानी को खारिज करते हैं। थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत का बरकरार रहना एट इक्विलिब्रियम, तवाजुन की हालत में। इसको दरअसल थर्मोरेगुलेशन का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन की मिसाल का जिक्र किया जाए, आपके जिस्म का टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब यह है कि ये सेट पॉइंट है हमारी बॉडी के टेम्परेचर का। अगर इस सेट पॉइंट से टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, जिस्म में केमिकल चेंजेस आती हैं और बीमारी पैदा हो जाती है, खराबी जन्म लेती है। इसलिए हमारा जिस्म कोशिश करता है इस सेट पॉइंट को डिस्टर्ब होने से बचाता है, और अगर ये टेम्परेचर सेट पॉइंट से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो होम्योस्टेसिस का फिनोमेना अमल करता है। अगर हमारे जिस्म को सर्दी लगती है तो कपकपी तारी होती है। कपकपी तारी होने की वजह से आपकी स्किन पे मौजूद मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, आपकी स्किन पे बाल खड़े हो जाते हैं, इसे गूस बम्प्स कहते हैं, रोंगटे खड़े होना कहते हैं, और उन खड़े बालों में गर्म हवा की एक तह ट्रैप हो जाती है, इंसुलेटर का काम करती है, जिस्म के अंदरूनी टेम्परेचर को बरकरार रखने में मदद देती है। अगर आपके जिस्म का टेम्परेचर बाहर से निस्बतन कम है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए आपको पसीना आता है, स्वेटिंग का अमल होता है। जब पसीना आता है, एवेपोरेशन होती है, और हम केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, एवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। एवेपोरेशन की वजह से ठंडक का एहसास पैदा होता है। इस तरह थर्मो रेगुलेशन का अमल इंसानों के जिस्म में होता है, इसी तरह पौधों के जिस्म में होता है। उनमें ट्रांसपैरेशन के अमल के जरिए जब पानी खारिज होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म अपना काम करता है। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी किस्म एक्सक्रीशन की है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक
वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर चुके। एंजाइम वाले चैप्टर के आगाज में हमारे जिस्म में बहुत से केमिकल रिएक्शन हैं जो कि ना रुकने वाले रिएक्शन हैं, मुसलसल चलते रहते हैं। इनके मजमूए को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में जो बाई प्रोडक्ट बनती हैं, इजाफी अशिया बनती हैं, उन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम दिया जाता है। और इन मेटाबॉलिक वेस्ट को जिस्म से खारिज करने का अमल एक्सक्रीशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मिसाल की बात करें, हमारे जिस्म में इसकी मिसाल मौजूद है। हम खाना खाते हैं, हजम होता है, जज़ब होता है, जिस्म का हिस्सा बनता है। जो इजाफी मादे हैं वो ठोस और माया हालत में, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। हमने बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया। होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है? हमने डिस्कस किया ऑस्मोरेगुलेशन को, हमने डिस्कस किया थर्मोरेगुलेशन को और एक्सक्रीशन को। आइए देखते हैं पौधों के अंदर ये अमल कैसे होता है। ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन को। पौधों में दो तरह के फिनोमेना हैं। एक को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, एक को गुटेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपायरेशन की बात की जाए, ये वो अमल है कि जिसके जरिए पौधों के पत्तों से पानी बुखारात की सूरत में खारिज होता है। रिकॉल योर मेमोरी, ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर चुके ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। ट्रांसपायरेशन के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में। जब ट्रांसपायरेशन के जरिए से पौधे से पानी खारिज होता है, इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कह सकते हैं। इसी तरह से गुटेशन की बात की जाए, बास पौधे अपना फालतू पानी ड्रॉप्स की शक्ल में अपने लीफ के एजेस पर निकाल देते हैं, खारिज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसे गुटेशन कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो अहम टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों में फर्क पूछ लिया जाता है। गुटेशन और ड्यू में क्या फर्क है? ड्यू दरअसल वो पानी है जो कि बुखारात की सूरत में हवा के अंदर मौजूद होता है। जब टेम्परेचर कम होता है वो कंडेंस हो जाता है, गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, हमें पत्तों के किनारों पर दिखाई देता है। वो दरअसल एटमॉस्फेरिक वाटर है। लेकिन गुटेशन के जरिए जो पानी बाहर निकलता है वो पौधे का इजाफी पानी है। आपने इसको याद करना है। गुटेशन कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड with dew which condenses from the atmospheric vapors। और गुटेशन की डेफिनेशन क्या है? Some plants release their extra water in the form of drops at the tips and edges of leaf. This is called gutation। Dear students, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। इन दोनों डेफिनेशन को आपने याद करना है। दोनों में फर्क अहम है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। Dear students, thermoregulation, it is maintenance of internal body temperature। थर्मोरेगुलेशन का मतलब जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत का बरकरार रहना है। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन की एग्जांपल की बात की जाए तो थर्मोरेगुलेशन की बेहतरीन एग्जांपल स्वेटिंग है और गूस बम्प्स हैं।
पसीना इसलिए आता है कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस्म का टेम्परेचर कम है। नतीजे के तौर पे पसीना जब आता है तो बुखारात की सूरत में तब्दील हो जाता है और एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल गूस बम्प्स है। अभी हमने डिस्कस किया कि जब सर्दी लगती है आपकी स्किन के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और उनके अंदर गर्म हवा की एक तह ट्रैप हो जाती है और वो इंसुलेटर का काम करती है, जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश करती है। इसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। यहाँ पर चूंकि पौधों के अंदर हम होम्योस्टेसिस को पढ़ रहे हैं तो पौधों में थर्मोरेगुलेशन का अमल ट्रांसपायरेशन के जरिए होता है। आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन के जरिए पौधों में थर्मोरेगुलेशन का अमल वाक़या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक्सक्रीशन को देखते हैं। एक्सक्रीशन क्या है ये हमने डिस्कस किया। दरअसल मेटाबॉलिक वेस्ट का, इजाफी मादों का, फासिद मादों का जिस्म से खारिज हो जाना है। अगर हम पौधों की बात करें, पौधों के अंदर बाज औकात मेटाबॉलिक वेस्ट हार्मलेस फॉर्म में, मिसाल के तौर पे कैल्शियम ऑक्सालेट की फॉर्म में स्टेम में इकट्ठे हो जाते हैं और वो नुकसान ना पहुंचाने वाली हालत में जखीरा किए जाते हैं। बाज पौधे अपने लीव्स शेड करते हैं, अपने पत्तों को गिराते हैं और उन पत्तों के अंदर दरअसल मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं। इसी तरह बाज पौधों में रेजिन्स, लेटेक्स और गम्स की सूरत में, म्यूसिलेज की सूरत में मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं। और जब हम कुछ पौधों के पत्तों को तोड़ते हैं, तनों को तोड़ते हैं, चिपकने वाला मादा खारिज होता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट की एग्जांपल है जो उनकी बॉडी में स्टोर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हैरानकुन बात है, पतझड़ के मौसम में, खिजा के मौसम में पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं। बाज औकात उन पत्तों में मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का काम करते हैं और पौधे उनको गिराकर अपने फालतू मादों से छुटकारा हासिल करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स की बुनियाद पर पौधों की 3 इकसाम हैं। नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 हेलोफाइट्स, और नंबर 3 ज़ीरोफाइट्स। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स को देख लीजिए। हाइड्रो का लफ्ज वाटर के लिए है और फाइट पौधों को कहा जाता है। ऐसे पौधे जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पानी में डूबे हों, कंप्लीटली या पार्शियली सबमर्ज्ड हों फ्रेश वाटर में, उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहां पानी अबंडेंट है, कसरत से पाया जाता है, इसलिए इनके पत्ते चौड़े होते हैं। पत्ते चौड़े होने के साथ उन पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं ताकि जितना ज्यादा पानी इनके अंदर आ रहा है उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा पानी इनमें से खारिज किया जा सके। और इसकी सादा तरीन मिसाल वाटर लिली है, कवल का पौधा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं इसकी डायग्राम को। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये हाइड्रोफाइट कहलाता है। इसके पत्ते चौड़े होते हैं, इसमें स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, फालतू पानी खारिज करने में मदद देते हैं। दूसरी किस्म हेलोफाइट्स की है। डियर स्टूडेंट्स, हेलोफाइट्स की बात की जाए, ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, हेलो और फाइट्स। हेलो हेलोजन से है। अगर आप याद करने में आसानी चाहते हैं, जहन में रखिएगा, हेलोजन वो मादे हैं जो साल्ट बनाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। यहां से आपने याद रखना है, वो पौधे जो समुद्री पानी में हो, साल्टी इन्वायरमेंट में हो, सी वाटर में पाए जाते हो, उन्हें हम हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। अब चूंकि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जहां पर साल्ट्स ज्यादा हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ज्यादा साल्ट्स को अपटेक करते हैं, अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं।
इवन मोर हाइपरटोनिक वैक्यूल बन जाते हैं सी वाटर के मुकाबले में। नतीजे के तौर पे इस तरह से ये पानी की मिकदार को बरकरार रखते हैं, एक खास मिकदार तक पानी को अपने अंदर आने देते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, इसकी एग्जाम्पल सी ग्रासेस हैं, समुंदर में पाई जाने वाली जो ग्रासेस हैं वो इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। नंबर 3, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बुनियाद पर पौधों की तीसरी किस्म जीरोफाइट है। डियर स्टूडेंट्स, जीरोफाइट्स की बात की जाए, दो अल्फाज का मजमुआ है, जीरो और फाइट। जीरो का लफ्ज खुश्की के लिए है, फाइट का लफ्ज पौधों के लिए है। यानी ये ऐसे पौधे हैं जो पानी की डेफिशिएंसी में रहते हैं, ऐसी जगहों पे होते हैं जहां पानी कम होता है और इस वजह से इनके पत्तों की वेक्सिक्यूटिकल होती है और इनके पत्तों में स्टोमेटा कम होते हैं, अपर की बजाय लोअर सरफेस पे होते हैं। इसके साथ साथ इनमें खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें सकुलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं। यहाँ पर ये इजाफी पानी को जखीरा कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म के जरिए पानी को प्रोड्यूस करते हैं और जो थोड़ी सी मिकदार में पानी इन्हें हासिल होता है वो सकुलेंट ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये तमाम खसूसियात इन पौधों को दे रखी हैं जो खुश्की पे रहते हैं, कम पानी वाले माहौल में रहते हैं। यही वजह है कि इनके पत्तों के ऊपर वेक्सिक्यूटिकल होती है, इंसुलेटर का काम करती है। यही वजह है कि इनके पत्तों में स्टोमेटा कम होते हैं, पत्ते की निचली सतह पे होते हैं। यही वजह है कि इनमें सकुलेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये तमाम चीजें इनको इस काबिल बनाती हैं कि ये खुश्की में अपना वजूद बरकरार रखते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सकुलेंट ऑर्गन की, इंपॉर्टेंट इस हवाले से है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, आपने इसको भी याद रखना है। ये वाटर स्टोरिंग ऑर्गन है जो कि जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। जीरोफाइट की मिसाल की बात की जाए, कैक्टस इसकी मिसाल है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कैक्टस की पिक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया होमियोस्टेसिस को, ऑस्मोरेगुलेशन को, थर्मोरेगुलेशन को और एक्सक्रीशन को। इन सब की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स की बात की जाए, हमने डिस्कस किया ऑस्मोरेगुलेशन को, थर्मोरेगुलेशन को और एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन में एक चीज और भी है, एक पहलू और भी है और वो गैसियस एक्सचेंज का है। गैसियस एक्सचेंज के हवाले से प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में हम डिस्कस करके आए हैं। दिन के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन सरप्लस अमाउंट में होती है, वो एनवायरनमेंट में खारिज कर दी जाती है, जबकि रात के वक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, रेस्पिरेशन का अमल चलता रहता है, तो पौधे बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन के हवाले से मेटाबॉलिक वेस्ट को, हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को, हमने गुटेशन, ड्यू और ट्रांसपायरेशन के हवाले से डिस्कशन की। मुझे उम्मीद है आज के ये तमाम टॉपिक्स आपने समझ लिए होंगे। समझने के बाद याद भी कीजिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।